स्टार्ट। हम पहले बात करते हैं सी फाउंडेशन चैप्टर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें हम बात करेंगे कितने तरह की मार्केट होती है और मार्केट के अलावा और क्या क्या बात है मार्केट से रिलेटेड। अब पहली आती है यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले दो चीज सीखनी। पहला आता है स्क्वायर्ड का मतलब, स्क्वायर्ड मतलब लिमिटेड। फिर आता है आपका अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है अनलिमिटेड। अब बात करते हैं इसमें मार्केट क्या होती है। मार्केट का मतलब है जहां पे एक बायर और सेलर चीज को खरीदते हैं बेचते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं गुड्स। दो तरीके के गुड्स हैं। पहले आता, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। पहली बात आती है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स रोक दी। अब पहली बात आती है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स वे होते हैं जो भगवान ने वो फ्री दिए हैं। जैसे कि एयर, लाइट मतलब सनलाइट एक्सेट्रा। इकोनॉमिक दूसरा आता है इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड जिसके लिए हमने प्राइस पे करे, दोज विच पेड प्राइस। मतलब फ्री गुड्स वो हैं जिनकी सप्लाई भी मतलब इनकी सप्लाई अबंडेंट है, सप्लाई अबंडेंट है और नॉट पेड प्राइस। और इकोनॉमिक स्टार्ट। और इकोनॉमिक गुड्स के लिए उसकी सप्लाई भी स्केयर्ड है। स्केयर्ड मतलब कम है, लिमिटेड। और इसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ेगा, पेड प्राइस। इसको कहते हैं फ्री गुड्स इकोनॉमिक गुड्स। इनको रिपीट करता हूं। फ्री गुड्स मतलब जो फ्री गुड्स हैं जिनकी सप्लाई भी अनलिमिटेड है, सनलाइट वाटर एक्सेट्रा। इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जिनकी सप्लाई स्केयर्ड है, लिमिटेड और उसके लिए वो प्राइस पे करना पड़ेगा। ये बात होती है फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स की। अब बात करते हैं हम वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब वैल्यू इन यूज ऐसे गुड्स या ऐसे कॉमोडिटी लाइक मैंगो, उसको हम कंज्यूम करें और कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला उसको कहते हैं वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं जैसे हमने मैंगो कंजर्व करा, किसी गुड्स को कंजप्शन करने के बाद उसके लिए जो हमने प्राइस पे करा वो होता है आपका वैल्यू इन एक्सचेंज। देखो वैल्यू इन यूज मैंगो, कंज्यूम, टेक सेटिस्फेक्शन मतलब इकोनॉमिक की भाषा में क्या है यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन। और वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब मैंगो, कंज्यूम, पेड प्राइस। वैल्यू इन यूज मतलब हमने कोई चीज कंज्यूम करी उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वैल्यू इन यूज कहलाता है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब हमने कोई चीज कंज्यूम करी और कंज्यूम करने के बाद हमने उसके अगेंस्ट जो पैसे मतलब पेड करें हम उसको कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। ये इतना ही है। अब आती है ये बोथ द कंसेप्ट इज propounded बाय रिकार्डो, propounded बाय रिकार्डो। बोथ propounded बाय रिकार्डो, प्रोफेसर रिकार्डो। इतनी बात आती है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात आती है एक मार्केट के अंदर एक मार्केट कौन कौन से एलिमेंट्स को फॉलो करती है। मतलब जनरली मार्केट फॉलो 5 एलिमेंट्स आर
पहला, मार्केट के अंदर बायर और सेलर होने चाहिए, बायर एंड सेलर। सेकंड, बायर एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब बायर एंड सेलर है तो उनके लिए प्रोडक्ट होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तीसरा, बायर एंड सेलर, प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब तीसरे नंबर पे आती है यदि बायर और सेलर है तो बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए, भाई कोई कम बढ़ती तो करवाएगा पैसे, तो मार्केट के अंदर बार्गेनिंग होगी। और चौथा, एक टाइम पे एक प्राइस हो, ये नहीं अलग अलग प्राइस। हम चावल खरीदने गए तो एक 50 बता दिए, एक 60, एक ही चीज के सेम प्राइस का वन टाइम में सिंगल प्राइस होना चाहिए, वन टाइम सिंगल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है। और पांचवा पॉइंट आता है आपका, हमें नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम क्या खरीदना चाहते हैं, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। आओ बुक में से मैं एक बार बताता हूं आपको। देखो ये रहा 5 एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। पहला बायर एंड सेलर, ठीक है, बायर एंड सेलर, ये रहा बायर एंड सेलर। दूसरा है आपका प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस ये हो गया आपका। तीसरा आता बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस, बार्गेनिंग प्राइस, ये हो गया। चौथा आता है आपको नॉलेज होनी चाहिए मार्केट कंडीशन से रिलेटेड, वो आ गया। पांचवा होता है एक टाइम में, एक सर्विस के टाइम गिव, मतलब एक सिंगल प्राइस होना चाहिए, वो आ गया। इतना मैं आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम पेज नंबर चल रहे हैं 4.152। अब इसमें जनरली बात होती है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मैं इसको रब कर देता हूं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट या टाइप्स ऑफ मार्केट, वैसे मतलब ब्रॉड टाइप्स में होते हैं दो, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट दो तरीके के होते हैं। पहला प्रोडक्ट मार्केट, दूसरा फैक्टर मार्केट। ठीक है। अब होती है प्रोडक्ट मार्केट, अब प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट, दो मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट होती है हाउस होल्ड के लिए, फैक्टर मार्केट होती है प्रोड्यूसर के लिए। प्रोडक्ट मार्केट, मार्केट फॉर हाउस होल्ड, मार्केट फॉर हाउस होल्ड, दैट इज फाइनल, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन करेगा। यदि कोई चीज खरीद के लाया उसको डायरेक्टली तो इनटेक करेगा, तो मतलब फाइनल कंजप्शन होता है यहाँ पे, फाइनल कंजप्शन। और ये मार्केट होते हैं प्रोड्यूसर के लिए, मार्केट फॉर प्रोड्यूसर, मतलब जो चीज हम हाउस होल्ड के लिए बनाएंगे उस बनाने की प्रक्रिया कौन करेगा, फैक्टर मार्केट। ये भी इसमें बात है। फैक्टर मार्केट इनपुट खरीदेगा और उसको प्रोड्यूस करेगा, उसको फैक्टर मार्केट। हाउस और प्रोडक्ट मार्केट होते हैं मार्केट फॉर हाउस होल्ड, मतलब लोग दूध दही कुछ भी खरीदेंगे फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदेंगे, हाउस होल्ड के लिए। इसमें फिलहाल इतना ही है। अब बात होती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस के ऊपर। बेसिस के ऊपर आपके पास से 6 क्लासिफिकेशन है, मैं उनको बताता हूँ। अब मैं इनको रफ कर देता हूं। अभी ये हमने कर लिया होगा। अब बात आती क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट मेड ऑन द बेसिस, मतलब ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट मेड ऑन द बेसिस। पहली आती है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। एरिया के बेस पे हमको मार्केट डिवाइड कर दें चार पार्ट्स में, जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे भाग होती है।
पहली आपकी आती है लोकल मार्केट, लोकल मार्केट। फिर आती है आपकी रीजनल, रीजनल मार्केट। फिर आती है आपकी नेशनल मार्केट। फिर आती है आपकी इंटरनेशनल मार्केट। ये आपकी चार तरह मार्केट। पहले मैं इनका मतलब बताता हूं। लोकल मार्केट होती है पेरिशेबल गुड्स के लिए, मतलब लोकल मार्केट मतलब जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, दूध, दही, मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा, इनकी कंजप्शन वैलिडिटी होती है 1 से 2 दिन के लिए। यदि हम आप एग्जांपल ले चलो, यदि हम दूध, दही, ब्रेड वगैरह गुजरात में बनाए, राजस्थान में सेल करना चाहें, तो इतने में तो आने जाने में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसलिए ये डेली प्रोडक्ट पेरिशेबल गुड्स को हम लोकल मार्केट में, आसपास की मार्केट में सेल कर देते हैं। तो मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स and sold it local market। तो ये लोकल मार्केट। रीजनल मार्केट, रीजनल मार्केट होता है आपका सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट हम कोई चीज सेल करते हैं। इसमें सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट सोल्ड गुड्स। इसमें कोई भी चीज जैसे फरीदाबाद से गुरुग्राम, पलवल से फरीदाबाद एक्सेट्रा। अब आता है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट आता है जब कोई भी मार्केट विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री हो, जैसे हम इंडिया के अंदर ही सेल या परचेज कर सकते हैं, मतलब विद इन बाउंड्री ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मार्केट फॉर हिंदी बुक्स। हिंदी बुक्स की डिमांड केवल भारत में ही, इंडिया में होगी, बाहर नहीं होगी, तो इसकी नेशनल मार्केट होगी इंडिया के अंदर। एग्जाम्पल इंटरनेशनल मार्केट होती है जो देश विदेश में भी हम व्यापार कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे इसमें गोल्ड और सिल्वर का, सोना चांदी। एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर, ट्रेड एक्रॉस कंट्री। एक बार मैं शुरू से बताता हूं। लोकल मार्केट, लोकल मार्केट होता है आपका मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स, जिसकी वैलिडिटी 1 से 2 दिन की होती है। यदि हम दूर प्रोड्यूस करें और कहीं और सेल करें तो उससे हमारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और दूसरे नंबर पर उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। तो इसलिए हम उसको जहां प्रोड्यूस करते हैं वहीं पे ही सेल करते हैं, उसी लोकल मार्केट में। वो होता है पर लोकल मार्केट। रीजनेबल मार्केट होता है सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट हम कोई चीज प्रोड्यूस करें उसको सोल्ड करते हैं। जैसे फरीदाबाद से गुड़गांव तक, पलवल से फरीदाबाद तक, वगैरह एक्सेट्रा, आप कुछ भी मान सकते हो। नेशनल मार्केट होती है विद इन बाउंड्री ऑफ कंट्री होती है, एक कंट्री के अंदर ही। जैसे स्टार्ट नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट हिंदी बुक्स, कंट्री के अंदर। भाई हिंदी बुक्स की कोई अमेरिका में डिमांड होगी नहीं, इंडिया में होगी, तो नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट होती है गोल्ड और सिल्वर, जिसे हम विद आउटसाइड इंडिया बेच सकते हैं, अमेरिका से, भारत में, चीन से एक्सेट्रा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आता दूसरा आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पे। मार्केट टाइम के बेस पे कैसे हो? मार्केट चार बेस पे डिवाइड होती है टाइम के बेस पे, 1 2 3। ये रहा पहला आता वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। स्टार्ट। देखो जैसे मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम चार तरीके की होती है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब इसका देखो वेरी शॉर्ट पीरियड का दूसरा नाम अनोदर नेम होता है इसका मार्केट पीरियड, और वेरी लॉन्ग पीरियड का अनोदर नेम होता है सेक्युलर पीरियड। अब बात करते हैं इनका मतलब क्या है। देखो
इसमें वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर, शॉर्ट पीरियड से भी ज्यादा शॉर्ट पीरियड, इसमें डिमांड चेंज होगी पर सप्लाई चेंज नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऑल फैक्टर फिक्स्ड हैं। जैसे यदि हमने 10 लेबर लगा रखी है, 10 फार्मर है, 10 फार्मर ने 100 किलो पोटैटो प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम, तो डिमांड बेशक 200 किलो की हो जाए, हम प्राइस ही ज्यादा कर सकते हैं, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा कर सकते हैं, पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं करते। तो इसलिए सप्लाई नो चेंज, सप्लाई मतलब फिक्स्ड है, डिमांड चेंज हो सकती है तो इजीली प्राइस भी हम चेंज कर सकते हैं। और फैक्टर एग्जांपल वेजिटेबल मिल्क यदि हमारे पास 500 किलो प्रोड्यूस हो रहा पर डे, डिमांड बेशक आपकी 250 किलो की डिमांड है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी 700 किलो की डिमांड हो गई तो हमारी सप्लाई तो 500 किलो की रहेगी, चाहे बेशक हम प्राइस ट्रिपल डबल कितना भी दे दें तो सप्लाई तो उतनी ही कर सकते हैं। इसलिए हम प्राइस को ही चेंज कर सकते हैं, सप्लाई चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आते हैं तो शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब होगा स्लाइडर चेंज इंस्टेड ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसके अंदर मॉडरेटली चेंज होता है, डिमांड तो चेंज होगी पर जो सप्लाई मॉडरेटली चेंज होगी। जैसे शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर मतलब ऑल फैक्टर फिक्स्ड पर वन फैक्टर इज वेरिएबल। इसमें क्या होगा, हम इस डिमांड चेंज हुई, यदि डिमांड ज्यादा की है हम सप्लाई चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए इसमें प्राइस भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लॉन्ग पीरियड के अंदर ऑल फैक्टर्स वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास 10 फार्मर थे पहले, 10 फार्मर 100 किलो वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यदि हमारी डिमांड होगी आपकी 200 किलो पोटैटोज की, तो हम और भी फार्मर बढ़ा सकते हैं और भी रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हैं, सब चीज बढ़ा सकते हैं। तो डिमांड भी चेंज होगी, सप्लाई भी कितनी भी चेंज कर सकते हैं, ऑल फैक्टर वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग में प्राइस चेंज हम इजीली कर सकते हैं। इसमें ऑल फैक्टर मतलब फाइनल बात है, इसमें ऑल फैक्टर वेरिएबल हो सकते हैं। डिमांड भी हम कितनी बढ़ा सकते हैं, कितनी कम कर सकते हैं, और सप्लाई भी हम कितनी बढ़ा सकते हैं, कितनी भी कम कर सकते हैं। जरूरत पड़ने का फैक्ट्री बढ़ा सकते हैं, मशीन लैंड लेबर कुछ भी बढ़ा सकते हैं। पर शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर सारे फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, इसमें एक फैक्टर वेरिएबल होता है। अब बात करते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड की, जिसका दूसरा नाम है अनदर नेम बोल सकते हैं सेक्युलर पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड जैसे एक गांव है, 10 साल पहले देखें और 25 साल पहले देखें उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी नहीं थी, और अब 25 साल के बाद देखें हो सकता है रूरल से भी अर्बन की फैसिलिटी आ गई हो, डेवलपमेंट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, मतलब ज्यादा जैसे रूरल से अर्बन चेंज हो गया हो, पॉपुलेशन 10 से 20% बढ़ गई हो, रियल जीडीपी इंक्रीज हुई, इनकम बढ़ गई, तो उसमें टोटली जब ज्यादा चेंज आता है वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड उसको कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हो, आप वीडियो स्किप करके इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, और समझ में नहीं आया हो तो आप डाउट कमेंट में पूछ सकते हो। स्टार्ट। देखो अब आता है सेकंड कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बेसिस पे क्लासिफिकेशन मार्केट। दो तरीके की होती है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। अब स्पॉट मार्केट का अनदर नेम है कैश मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट का अनदर नेम है फ्यूचर मार्केट। अब इनका मीनिंग क्या, अब देखो स्पॉट मार्केट के अंदर बायर सेलर से कोई चीज खरीदता है, जैसे हमने कुछ भी चीज खरीदी बायर से, एग्जांपल हमने लैपटॉप खरीदा, तो या तो बायर उसको इमीडिएटली पेमेंट कर दे, या दो चार दिन मतलब विद इन स्पेन ऑफ टाइम के अंदर उसकी पेमेंट कर दे। 2-4 दिन जैसे उधार पे ले लेते हैं, भाई लिख दे मैं ले लूंगा, ठीक है। अब उसके बाद फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये, इसमें बायर ना आज के जैसे आज 2 जुलाई है, तो 2 जुलाई को हम कोई चीज खरीदेंगे। स्टार्ट। देखो फ्यूचर मार्केट फॉरवर्ड मार्केट, इसमें बायर जैसे 2 जुलाई है, 2 जुलाई पे हमने कोई चीज आज सस्ती है, बस सस्ती हो महंगी कोई भी, तो आज बायर ने आज मतलब सेलर से फोन करके कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज के प्राइस से मैं 20 जुलाई को सामान खरीद लूंगा। पर जब 20 जुलाई को वो सामान खरीदेगा उससे, और पेमेंट भी उसी दिन करेगा 20 जुलाई जिस दिन उसने सामान लिया, और उसका प्राइस पे करेगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना, मतलब 2 जुलाई को 2 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट बना और 20 जुलाई को सामान खरीदा और उसकी पेमेंट करी। मतलब कि बायर कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली होगा करंट प्राइस के साथ फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट टेक गुड इन फ्यूचर एंड पेड इन फ्यूचर। वे इंग्लिश थोड़ी दिक्कत दे सकती है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप नोट कर लो, उसके बाद रफ कर देता हूँ, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। स्टार्ट। देखो रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड, मतलब अब आती है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन के बेसिस पे 2 तरीके की मार्केट है आपकी, रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेट करना मतलब चलाना, तो कोई ऐसी मार्केट जिसको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनी हो, जैसे कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मतलब शेयर रिलेटेड कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, इसके लिए अथॉरिटी बना के, सेबी मनी करेंसी से रिलेटेड कोई भी हम अथॉरिटी बना के, आरबीआई कोई मतलब
ऊपर नीचे की बात हो तो आरबीआई है हमारे पास। और अनरेगुलेटेड मार्केट जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, इंडिया में ऐसी कोई मार्केट नहीं है जिसकी कोई अथॉरिटी ना हो। रेगुलेटेड मार्केट में मतलब इसलिए अथॉरिटी से बनाई जाती है जिससे हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और फ्रॉड से बचाया जा सके, यदि कोई मार्केट मिसबिहेव कर रही हो, कुछ भी कर रही हो। ठीक है, अब आती है ऑन द बेसिस ऑफ फिफ्थ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम मतलब ज्यादा या कम बेस पे बिजनेस, मतलब दो तरीके की होती है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट जहाँ मार्केट फॉर ट्रेडर, जहाँ पे बल्क क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा जाए। रिटेल मार्केट होती है जहाँ पे मतलब एक कस्टमर पहुंचे दुकान पे, सिंगल मार्केट, सिंगल क्वांटिटी ले या फ्यू क्वांटिटी ले, वो होती है मार्केट फॉर कस्टमर, रिटेल मार्केट। अब आता है वो 6 पॉइंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। वैसे मैं बता दूं टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वी रीड इन यूनिट 3। हम यूनिट 3 के अंदर डीपली और लार्ज में इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बस मैं नाम बता देता हूँ। इसमें 4 तरीके की होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली। बस ये इतना ही है। अब आता है आपको 1.2 कंसेप्ट। इसमें बात करेंगे आपके टीआर, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। ये हमने लिखा टोटल रेवेन्यू को टीआर कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू को एआर डिनोट कर रहे हैं इसको, और मार्जिनल रेवेन्यू को एमआर से। ठीक है, अब बात आती है टोटल रेवेन्यू होता क्या है। टोटल रेवेन्यू का मतलब है टोटल अमाउंट अर्न बाय सेलर आफ्टर सेल ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स। मतलब कि जितनी भी यूनिट्स उसने सेल करी उससे कमाया हुआ पैसा। जैसे उसने 100 यूनिट सोल्ड करी और 1 यूनिट का प्राइस है 10, टोटल उसने टोटल सेल करके जितना कमाया उसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू। बट टोटल उसने कितना कमाया है, टोटल रेवेन्यू। टोटल मतलब पूरा, रेवेन्यू मतलब कमाया हुआ अर्न, उसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला इसका प्राइस इनटू आउटपुट। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, ये एवरेज मतलब पर यूनिट कितनी है, ये एक आउटपुट को सोल्ड करने में, बनाने में, मतलब अर्न कितना क्या है। जैसे हमने हजार यूनिट 10,000 रुपए, 1000 यूनिट 10,000 की बेची, हम किसी से कहें तो पर यूनिट भाई एक यूनिट कितने की पड़ेगी, तो मतलब इसको फॉर्मूला टीआर अपॉन आउटपुट, मतलब 10,000 अपॉन में 10,000 डिवाइड बाय 1,000 में 10 रुपए पर यूनिट आ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट बताता है, इसका फॉर्मूला है टीआर अपॉन आउटपुट। यदि हम इसको डेरिवेट करें तो टीआर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू आउटपुट, टीआर अपॉन आउटपुट, प्राइस इनटू आउटपुट से आउटपुट कैंसिल होगा तो एआर इक्वल टू प्राइस। या तो हम इससे कैलकुलेट करना है या प्राइस के इक्वल होता है एआर को, कैसे भी करने वैल्यू सेम आएगी। अब होते हैं मार्जिनल रेवेन्यू होती है कि एक और यूनिट सेल करने से कितनी और रेवेन्यू हमने अर्न करा। जैसे कि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस देन अर्न एडिशनल रेवेन्यू। जैसे हमने पहले भाई एक यूनिट 10 रुपए की सेल करी है और 2 यूनिट कर दी हमने 18 रुपए की सेल, तो एक और यूनिट सेल करने के लिए हमने कितना और कमाया, 10 से 18 तो 8 रुपए और कमाया। ये होता मार्जिनल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। या सेकंड फॉर्मूला बोल सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। और हम आगे मैं आगे इन तीनों को टेबल से डिनोट करके बताता हूं। देखिए देखो मैं टेबल बनाता हूं टीआर एआर एमआर को दर्शाने के लिए। देखो सबसे पहले हम लेंगे यूनिट्स, मतलब कितनी यूनिट्स सेल कर, यूनिट्स कह दो आउटपुट कह दो, एक ही बात है। अब लेंगे प्राइस, उस एक यूनिट का प्राइस कितना, फिर उसके बाद लेंगे टोटल रेवेन्यू, मतलब यूनिट्स को बेच के कितना पैसा आया। उसके बाद लेंगे एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट कितने रुपए की हुई, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक यूनिट सेल करने से कितना और कमाया हमने। ठीक है, यूनिट मतलब यूनिट 7 यूनिट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 ले ली हमने। प्राइस, पहले यूनिट का प्राइस 10, भाई सीधा सिस्टम है, प्राइस रेट और डिमांड। ज्यादा प्राइस तो डिमांड कम। यदि भाई तुम सीख देखो ये है, मतलब यदि आप एक चीज मार्केट में जाओ, सिंगल चीज खरीदोगे महंगी, ज्यादा चीज खरीदोगे थोड़ी सस्ती तो मिलेगी। तो एक खरीद दो, दोनों का प्राइस पूछे तो 18 रुपए हो गया, 8 रुपए हो गया। भाई एक से चलो, एक से कम कर लो आप। तो कुछ चीज सस्ती तो मिली, ज्यादा खरीदेंगे सस्ती। 10 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, शुरू से लिखता हूँ, 1 मिनट स्टार्ट। देखो यूनिट 7 यूनिट ले ली हमने, एक यूनिट का प्राइस 2 का 9, क्योंकि जब हम ज्यादा यूनिट परचेज करेंगे तो
कुछ प्राइस तो कम मिलेगा, ऐसे हमने एक एक का डिफरेंस ले लिया सबका। और टोटल रिवेन्यू फॉर्मूला बताया था मैंने, प्राइस इंटू आउटपुट। तो प्राइस 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 2 18, 8 8 दिया 24, 8 चौक 28, ऐसे हमने लिख लिया। अब एवरेज रिवेन्यू पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, देखो पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था मैंने, AR या AR इक्वल टू प्राइस लिख लो, या फॉर्मूला देखो प्राइस तो सेम ऐसे उतार दिया। इधर फॉर्मूलाज करना चाहते हो TR अपॉन आउटपुट, TR कितना 10 अपॉन 8, 10 8 by 1 10, 9 अपॉन 2 वो 18 अपॉन 2 9, 24 अपॉन 3 8, ये सेम आएगा, कैसे भी कर लेना बिल्कुल। MR आएगा एडिशनल यूनिट को, मतलब एडिशनल यूनिट जो हमने सेल करी कितना, और हमने एडिशनल रेवेन्यू मतलब कितना और अर्न कर, जैसे 10 का 10 से 8 भी 10 के ऊपर कुछ नहीं करा, 10 का 10, अब 10 से 8 8 का 8 और करा, 18 24 6 का और करा, फिर S 4 2 2 0, ऐसे ये निकाल दिया हमने, ठीक है। और अब बातें देखो, अभी हमने टेबल बना दी थी, अब मैं बताता हूँ आपको रिलेशन विद डायग्राम के साथ। रिलेशन बताता हूँ पहले, टोटल रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू TR और MR में। देखो जब TR बढ़ेगा, TR बढ़ रहा है आपका पर डिमिनिशिंग रेट से, कैसे देखो TR आपका इंक्रीज होता जा रहा है, MR घटता जा रहा है, मतलब TR इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट बट MR फॉल्स, पर पॉजिटिव है ये देखो, तो इसलिए पहला पॉइंट हो गया ये रहा, MR फॉल्स होता जा रहा है, ये नीचे की ओर, तो ये TR इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड MR फॉल्स बट पॉजिटिव, ठीक है, पहला रिलेशन तो ये होगा। सेकंड MR इज 0 और TR मैक्सिमम या कांस्टेंट में MR इज 0, देखो TR बढ़ता गया, एक समय पे 60 देखो 5 और 6 यूनिट के सामने कांस्टेंट और सेम है, मतलब मैक्सिमम है, फिर घटने लग गया, तो मैक्सिमम पे देखो MR 0, तो देखो ये रहा TR जब मैक्सिमम तो MR इक्वल टू 0, ये रहा MR इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट लगा, देखो TR मैक्सिमम या कांस्टेंट देन MR इज 0 और नेगेटिव 0 लिख सकते हो आप, ठीक है। और यदि हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं, जो TR फॉल, जो TR घटने लग गया तो MR नेगेटिव हो गया, ये रहा, जो TR घटने लग गया यहां से, ये देखो TR फॉल्स हो रहा और यहां से MR नेगेटिव नीचे की ओर जा रहा, तो ये आपको समझ में आएगा। और देखो हमेशा MR इज द स्लोप ऑफ TR, MR स्लोप TR होगा, ठीक है। अब बात क्या है, रिलेशन बिटवीन AR और MR, AR और MR, देखो AR और MR का हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है, देखो नीचे की ओर जा रही, डाउनवर्ड स्लोप होता है इनका हमेशा। अब सेकंड पॉइंट आता है MR इज ऑलवेज फास्टर देन AR, फास्टर देन कैसे, देखो AR फॉल हो रहा है और MR फॉल हो रहा है, पर आप देख लेंगे डबल रेट से फॉल हो रहा है MR, यदि ये 1 से फॉल हो रहा है तो ये 2 से, ये 1 से तो ये 2 से, ये 1 से 2 से, पर डबल रेट से हमेशा MR फॉल होगा AR के अगेंस्ट AR, तो उस हिसाब से MR फास्टर हुआ तो MR इज फास्टर देन AR। अब उसके थर्ड पॉइंट आता है कि AR कैन बी AR ऑलवेज पॉजिटिव और 0 बट MR इज नेगेटिव और 0, देखो AR हमेशा ये पॉजिटिव और वो सॉरी, देखो AR कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव बट MR कैन बी 0 और नेगेटिव, देखो AR हमेशा पॉजिटिव है ना ही 0 मतलब में टच करता है, देख लो यहाँ पे AR ना 0 है ना नेगेटिव, बट MR 0 भी है नेगेटिव भी है, ये रहा कहा, ये रहा, ठीक है। ये केस में चाहे प्राइस आपका चेंज हो रहा है, देखो प्राइस एक से चेंज हुआ, यदि प्राइस सेम होता मतलब चाहे 1 यूनिट बेचे या 10 यूनिट बेचे, सबका तो 10 ही सेम प्राइस होता, तो उसमें देखो AR इक्वल टू MR, ये केस है प्राइस चेंज हुआ, यदि केस में ये प्राइस चेंज नहीं, प्राइस कांस्टेंट है, तो MR AR और TR इक्वल होगा, देखो इधर इक्वल कैसे होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बना देंगे, देखो इतना 10 होता है यहाँ पे, तो प्राइस मतलब TR और AR तो सेम ही आता है, MR की बात है, यदि यहाँ देखो TR यहाँ 10 यहाँ 20 होता था, 10 का डिफरेंस, फिर यहाँ 30 होता, 10 का डिफरेंस, ये सेम आता, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाती, ये आप नोट कर सकते हो, देखो अब हम कंसेप्ट की बात करते हैं 1.2.0, इसमें ना हम बताएंगे रिलेशन TR AR MR, ये तो मैंने बता ही दिया, उसके बाद बताते हैं इसकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, देखो फॉर्मूला पहले MR इक्वल टू AR इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी, देखो 3 का इलास्टिसिटी लेंगे, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिसिटी, मोर देन 1 और लेस देन 1, ठीक है। अब देखो यदि हम इलास्टिसिटी 1 लेते हैं, हमने प्राइस मान लिया लेट करा प्राइस 5 रुपए, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग रखा, तो 0 कब होगा, मतलब मैक्सिमम रेट जब MR 0 इक्वल टू 0, MR 0 कब होगा, तो TR कांस्टेंट है मैक्सिमम होगा, तो इलास्टिसिटी 1, यदि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हम ले लेते हैं इलास्टिसिटी 2 एग्जांपल, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो 1 से ज्यादा, तो MR इक्वल टू फॉर्मूला में रखा तो 2.5 मतलब पॉजिटिव आ रहा है,
पॉजिटिव केस में एम आर पॉजिटिव कब होता है? जो टी आर इंक्रीजिंग एट टी आर राइसेज एट डिमिनिशिंग रेट। एम आर पॉजिटिव कब होगा? जो टी आर राइसेज होगा डिमिनिशिंग रेट से। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 मतलब 0.5 ले लीजिए। 0.5 नेगेटिव है। नेगेटिव कब आती है? जो टी आर फॉल्स होता है, एम आर इज नेगेटिव। सो इलास्टिसिटी लेस देन 1। मैं शॉर्टली मतलब वैसे बता रहा हूँ, आप देख सकते हो, मैंने मतलब शॉर्ट में लिख दिया, ये रहा टी आर राइजेज एंड एम आर फॉल्स, इलास्टिसिटी 1। ठीक है। और टी आर, ओ रुको 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 रुको, सॉरी मतलब थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब देखो शॉर्टली, अच्छा देखो टी आर राइज होगा, एम आर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 1 होगी इलास्टिसिटी। और टी आर मैक्सिमम होगा कांस्टेंट, एम आर 0, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। और टी आर फॉल्स और एम आर नेगेटिव तो इलास्टिसिटी लेस देन 1। नोट कर लो। देखो अब बात करते हैं 1.2.1 कंसेप्ट की। कंसेप्ट का नाम है बिहेवियर प्रिंसिपल फॉर ऑल टाइप्स। बिहेवियर प्रिंसिपल मतलब मार्केट के दो प्रिंसिपल होते हैं जो हर मार्केट को फॉलो करने पड़ते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। भाई हर कोई फर्म चाहेगा मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं, तो ये दोनों कंडीशन हर एक टाइप की मार्केट पे फॉलो होगी, चाहे कैसी भी मार्केट हो। अब पहले प्रिंसिपल क्या है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है? पहले प्रिंसिपल की बातें करता हूं मैं। पहले प्रिंसिपल में देखो कॉस्ट। कॉस्ट हमेशा दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का शायद दूसरा नाम होता है सम कॉस्ट और वेरिएबल सम कॉस्ट। ठीक है, अब बताता हूँ ना मतलब क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि आउटपुट चेंज करने से कॉस्ट चेंज नहीं होगी। जैसे कि चाहे आप 50 यूनिट्स बनाओ, चाहे 100, चाहे 1000, आपने यदि बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो उसका फिक्स्ड इंटरेस्ट जाए, फिक्स्ड रेंट जाएगा। ये नहीं आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस करी है उस एक महीने के अंदर उस बिल्डिंग के अंदर, तो आप कम रेंट दे दोगे, भाई रेंट तो पूरा इतना ही जाएगा, चाहे आप करो मत करो। और वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के अकॉर्डिंग डिफर करती है, रॉ मटेरियल लेबर, यदि तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे रॉ मटेरियल वो लेबर ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये तो बता दें इनका मतलब है। अब इस प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है, यदि कोई भी फर्म रन करना चाहती है, कंटिन्यू सर्वाइवल रहना चाहती है, तो उसको कम से कम मतलब इतनी सेल करे कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट तो कम से कम कवर हो। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट ना हो कोई बात, दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए। यदि वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हुई तो उसका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, वह अपने बिजनेस शट डाउन कर देगा। ठीक है। और फिर सेकंड प्रिंसिपल क्या किया था? सेकंड प्रिंसिपल क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकती है जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली, एमसी इक्वल टू एमआर, एमसी मस्ट बी राइज, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइज। अब मैं बताता हूँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक और यूनिट बनाने में कितनी और एडिशनल कॉस्ट आई, और एमआर क्या होता है? एक और यूनिट सोल्ड करने पर कितना और रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये दोनों कंडीशन एक साथ जब